नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज में। आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका आपके फेवरेट अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में यानी वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में, जो अंतर्राष्ट्रीय जगत की हर बड़ी खबर से आपको अवगत कराते हैं। बड़े मुद्दे आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं, क्योंकि अगर आप सोचते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में कुछ घटित होता है उसका आपका जीवन पर असर नहीं पड़ता, तो पूछिए पाकिस्तान से, जहां रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान आटे की किल्लत हो गई थी। आज कौन से मुद्दे, कौन से बड़े टॉपिक्स आपके लिए हम लेकर आए हैं, एक बार जरा उस पर नजर फरमाइए। देखिए क्या क्या मुद्दे आपके लिए हम लेकर आए हैं। डेथ पेनल्टी की बात कही जा रही है। अब कैसे जो भारतीय मूल के नागरिक हैं जो विदेश में काम करने जाते हैं, चाहे मुसलमान क्यों ना हो, लेकिन क्या फांसी पर फांसी होती रहेगी क्या, इस पर हमारा एक मुद्दा है। ये हम आपको बताएंगे प्रश्न, और इसका उत्तर भी, उसका विश्लेषण भी करके दिखाएंगे। फिर आएंगे दूसरे मुद्दे पर कि भाई अब पाकिस्तान देखिए इतने समय के बाद कहां तक पहुंचा, और भारत से अगर तुलना की जाए तो क्या ही औकात है पाकिस्तान की, ये बात भी आपको विस्तार से समझाएंगे। और फिर इजराइल जो है वो भारत का ही दोस्त है, वो भारतीयों को वहां पर भी बचा रहा है, भारतीय मूल के लोगों को बचा रहा है। क्या है खास, ये भी आपको वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में विस्तार से समझाने का प्रयास, और साथ ही साथ और भी बड़े मुद्दे आपका आज इंतजार कर रहे हैं। कैसे युद्ध क्षेत्र जो है अभी भी एक्टिव है, कहां पर हमले हो रहे हैं, और क्या ये न्यूक्लियर की ओर हथियार जो है वेपनरी जो है वो सारी न्यूक्लियर की ओर जा रही है कि नहीं, इसका विश्लेषण भी बनता है। अब पहला मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा। जी हां, दुबई में नौकरी के लिए गई एक भारतीय महिला को फांसी दे दी गई थी। एक खबर आपको सुदर्शन न्यूज पर जानने को मिली थी। उस पर आरोप था, आरोप ऐसे नहीं कैसे फांसी, उस पर एक मासूम की हत्या का आरोप लगा था। लेकिन क्या यह पहला मामला है? कतई नहीं। देखिए, खाड़ी देशों में भारतीयों को मौत की सजा मिलना कोई नई बात नहीं रह गई है। भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यमन में 54 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। सऊदी में 29 और यूएई में 12 भारतीय मौत की कतार में लगे हुए कि लाइन में है, कब इनको फांसी हो जाएगी कुछ पता नहीं है। सवाल यह है कि आखिर खाड़ी देशों में भारतीय ही क्यों निशाने पर हैं? क्या उनके साथ अन्याय हो रहा है, या वे सच में इतने बड़े अपराध कर भी रहे हैं कि सिर्फ फांसी ही उनके लिए उचित सजा है, एकमात्र इलाज हो सकता है? अब भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर की जेलों में 10,000 से ज्यादा भारतीय कैद हैं। इनमें से अधिकतर खाड़ी देशों की जेलों में बंद हैं। अकेले सऊदी में 2,633 और यूएई में 2,518 भारतीय सलाखों के पीछे हैं। सोचिए, ये भारतीय नागरिक हैं। लेकिन क्यों? खाड़ी देशों में भारतीयों के खिलाफ जो मामला दर्ज होता है वो ज्यादातर नशे, आर्थिक अपराध और अवैध गतिविधियों से जुड़े हुए मामलों के चक्कर में होता है। लेकिन क्या इनमें से सभी जो जितने भी हैं सभी वाकई अपराधी ही हैं? बहुत से मामले ऐसे होते हैं जहां कानून की सख्ती और अज्ञानता की वजह से भारतीय फंस भी जाते हैं। अब देखिए, वो मुद्दे आपके सामने मैं रखता हूं, क्या क्या मुद्दे हैं। देखिए, ड्रग्स और शराब के मामले में फंसे भारतीय यूएई, सऊदी अरब, ईरान और कतर जैसे इस्लामिक देशों में ड्रग्स और शराब पर सख्त पाबंदी है। कई भारतीय बिना जानकारी के इन मामलों में फंस जाते हैं। लेकिन क्या सभी जानबूझकर ड्रग तस्करी में शामिल होते हैं, या फिर किसी जाल में फंस भी जाते हैं? ऐसे फंसाया भी तो जा सकता है। कई बार लोगों को झूठे मामलों में भी फंसा दिया जाता है, और उनके पास बचाव के लिए कोई रास्ता नहीं होता, कोई उनकी मदद भी नहीं कर पाता, क्योंकि भाई आरोप ही इतना संगीन लगा दिया गया, ड्रग्स की तस्करी का आरोप लगा दिया गया। अब दूसरा मुद्दा, एक और जो कारण है कि भाई डेथ पेनल्टी क्यों मिल जाती है या फिर जेलों में क्यों पड़े रहते हैं, काम के नाम पर शोषण और फिर अपराधी बना देना। ज्यादातर भारतीय मजदूरी के लिए खाड़ी देशों में जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम दुबई जाएंगे, हमारा बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा। वो गरीब होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, और कानून की बारीकियां जो होती हैं उनको समझते नहीं। नतीजा ये होता है कि कोई भी उन पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल भिजवा सकता है, तो ये फंस जाते हैं वहां पर। अब बॉर्डर पार करने की भूल, सालों की सजा। ये देखिए, भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और समुद्री सीमा पार करने के मामलों में गिरफ्तार किया जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी चरवाहे या मछुआरे को जासूस बता दिया जाता है, फिर सालों तक वे जेल में पड़े रहते हैं, जबकि उनका कोई गुनाह भी नहीं होता। अब क्या भारतीय सरकार कुछ करती है या नहीं करती है? देखिए, भारत सरकार का कहना है कि वो विदेशी जेलों में बंद भारतीयों की मदद के लिए तत्पर है। इंडियन एम्बेसी कानूनी मदद उपलब्ध कराती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर साल सैकड़ों भारतीय बिना किसी ठोस सहायता के जेलों में पड़े रहते हैं। अब भारत का ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन यानी टीएसपी समझौता भी है, जिसमें भारतीय कैदियों को भारत की जेलों में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन यह सुविधा उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें फांसी की सजा मिली है।
अब खाड़ी देशों में शरिया कानून लागू है। वहां हत्या, बलात्कार, ड्रग्स तस्करी, समलैंगिकता, आतंकवाद और देशद्रोह जैसे मामलों में सीधे मौत की सजा दी जाती है। यहां तक कि कई बार पीड़ित के परिवार को यह हक होता है कि वे अपराधी को माफ कर दें, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं चाहते तो फांसी निश्चित होती है। अब खाड़ी देशों में ब्लड मनी नामक एक प्रथा है, यानी जो खून का पैसा। देखिए ये प्रथा क्या बताते हैं, जिसके तहत आरोपी पीड़ित के परिवार को मोटी रकम देकर माफी मांग सकता है। अगर परिवार तैयार हो जाए तो फांसी की सजा माफ हो सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या गरीब मजदूरों के पास इतना पैसा होता है? साफ है कि यह कानून केवल अमीरों के लिए ही फायदेमंद है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ भारतीय ही खाड़ी देशों में फंसते हैं, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपींस और इथियोपिया के नागरिकों को भी मौत की सजा दी जाती है। हालांकि जब पश्चिमी देशों के नागरिक ऐसी मुश्किल में फंसते हैं तो कूटनीतिक दबाव के चलते उनकी सजा माफ कर दी जाती है या घटा दी जाती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीयों को ही क्यों फांसी पर लटकाया जाता है। इसके कई कारण हैं, वो कारण भी मैं आपको बता दूं। एक है कानून की ज्ञान की कमी। देखिए, भारतीय मजदूर वर्ग को खाड़ी देशों के सख्त कानूनों की जानकारी नहीं होती। डिप्लोमेटिक कमजोरी, पश्चिमी देशों के विपरीत भारत सरकार कूटनीतिक दबाव बनाने में विफल रहती है। अब यह मुद्दा और ब्लड मनी जैसी व्यवस्था, गरीब भारतीय मजदूर ब्लड मनी नहीं चुका सकते। यह भी एक कारण है कि भाई कोई अपना इनका फंस गया है, उसमें आप ब्लड मनी देने की बात आएगी तो उतना पैसा होता नहीं गरीबों के पास। अब गलत आरोप और सबूतों की कमी, बहुत से मामलों में भारतीयों को गलत आरोपों में फंसाया जाता है और वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाते। भारतीयों को फांसी से बचाने के लिए सरकार को अपने राजनयिक प्रयास तेज करने होंगे। भारतीय मजदूरों को भी जागरूक किया जाना चाहिए कि वो किन नियमों का पालन करें और कैसे कानूनी सहायता लें। जब तक सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती, तब तक भारतीय नागरिकों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाता रहेगा और हम सिर्फ यहां पर तमाशा देखते रहेंगे। चलिए, ये खबर आपको बताई, विस्तार से समझाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में ऐसा बयान दिया जो हकीकत से कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने विकास के मामले में भारत को पीछे नहीं छोड़ा तो वे अपना नाम बदल लेंगे। ये देखिए, बड़ी बड़ी बातें करना। ये सुनकर हंसी भी आती है और तरस भी आता है। हंसी इसलिए कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खस्ता हाल है और तरस इसलिए कि वहां के नेता अपनी जनता को झूठे सपने दिखाने में लगे ही रहते हैं। आइए कुछ कड़वी सच्चाइयों पर नजर डालें, आपको बताएं क्या है इस पूरे मुद्दे में खास। पाकिस्तान की कुल अर्थव्यवस्था 2024 में मात्र 1.659 ट्रिलियन इंटरनेशनल डॉलर की है, जबकि भारत की 14.594 जो ट्रिलियन इंटरनेशनल डॉलर की यहां पर जो है। और ठीक है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 9 गुना बड़ी है। नॉमिनल जीडीपी देखें तो ये अंतर और चौंकाने वाला है। भारत की नॉमिनल जीडीपी 4.136 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 0.341 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। सीधे सीधे कहें तो भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 12 गुना ज्यादा बड़ी है। फिर भी शहबाज शरीफ भारत को पीछे छोड़ने की बात कर रहे हैं। अब ये मजाक नहीं तो और क्या है। अब आते हैं विकास दर पर। विकास दर की बात भी बताएं तो भारत की 2024 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रही है। 2025 में 6.5% रहने का अनुमान है। वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 2024 में सिर्फ 2% की रफ्तार से बढ़ी है और 2025 में 3.2% होने की उम्मीद है। यानी 2% के हैं ये लोग, 2 से 3% के। यानी भारत के मुकाबले पाकिस्तान 3 गुना धीमा बढ़ रहा है। जो देश अपने दम पर खड़ा नहीं हो सकता, जिसे आईएमएफ और दूसरे देशों से भीख मांगनी पड़ती है, वो भारत को पीछे छोड़ने की बात कर रहा है। अब बेरोजगारी की हकीकत दिखाते हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान में बेरोजगारी 2023 में 22% थी और युवाओं में यह 29% तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, 16 मिलियन से ज्यादा युवा ना तो नौकरी कर पा रहे हैं ना पढ़ाई कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान का एक बड़ा युवा वर्ग किसी काम का नहीं है, मतलब कुछ काम ही नहीं है उनका। महिलाओं की हालत और बुरी है। उनकी बेरोजगारी दर लगभग 40% के पास है, उससे ज्यादा है। क्या ऐसे देश को भारत को टक्कर देने का सपना भी देखना चाहिए? अब पाकिस्तान की असलियत समझिए। आईएमएफ से कर्ज, विदेशों से उधार, डूबती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी, यही वहां की पहचान है। पाकिस्तान की सरकार ने इतने कर्ज ले लिए हैं कि वो अपनी मर्जी से बजट तक नहीं बना सकती। आईएमएफ की शर्तों पर वहां की जनता महंगाई की मार झेल रही है।
महंगाई दर 30% पार कर चुकी है और जनता आटे दाल के लिए तरस रही है, रो रही है। अब अगर भारत की बात करें तो ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही चौथे स्थान पर पहुंचने वाली है, फिर तीसरे पर आएगी। व्यापार के मामले में भी भारत दुनिया के टॉप 10 आयातकों और निर्यातकों में शामिल है। भारत की श्रम शक्ति 546 मिलियन से ज्यादा है और इसका मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और टेक सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। शहबाज शरीफ को भारत से तुलना करने से पहले अपने देश की हालत देखनी चाहिए। पाकिस्तान की जीडीपी भारत के एक राज्य महाराष्ट्र से भी कम है। पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था से ज्यादा तो भारत के टॉप 10 बिजनेसमैन की संपत्ति है। भारत का आईटी सेक्टर अकेले पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा कमा लेता है। ऐसे में भारत को पीछे छोड़ने का दावा करना हास्यास्पद है। शहबाज शरीफ का बयान पाकिस्तान की राजनीति का क्लासिक उदाहरण है। झूठे सपने दिखाओ, फर्जी बयान दो और जनता को मूर्ख बनाओ, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान के पास अब विकास का कोई रास्ता नहीं बचा है। उससे पहले अपने देश में भूख, बेरोजगारी, आतंकवाद और कर्ज के पहाड़ से निपटना चाहिए, फिर भारत से तुलना करने के बारे में सपने देखने चाहिए, सोचना चाहिए। चलिए, यह भी खबर हमने आपको बताई, विस्तार से समझाई। बात करते हैं इजराइल की। इजराइल ने फिलिस्तीनियों के कब्जे से रात के समय, जी हां, ऑपरेशन चलाकर 10 भारतीय नागरिकों को आजाद करवाया है। ये देखिए, जो इजराइल भारत का सच्चा दोस्त है, हम बार बार कहते हैं, आपको समझाते हैं, उसका उदाहरण यहां पर दिया, मिसाल पेश की है। ऑपरेशन चलाकर 10 भारतीय नागरिकों को आजाद कराया। इन 10 भारतीयों को फिलिस्तीन के लोगों ने वेस्ट बैंक में बंधक बना रखा था। इन आतंकवादियों ने इन 10 लोगों के पासपोर्ट छीन लिए गए थे और इन्हें पिछले 1 महीने से एक गांव में कैद करके रखा गया था। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बंधक बनाए गए 10 भारतीय नागरिकों को फिलिस्तीनियों ने झूठ बोलकर कैद किया था। मूल रूप से कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम करने वाले इन 10 भारतीयों से कहा गया कि उन्हें वेस्ट बैंक के अल जायम गांव में काम मिलेगा। फिलिस्तीन के गांव पहुंचने के बाद उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। गांव पहुंचने और बंधक बनाए जाने के बाद भारतीय नागरिकों को पता चला कि उनके पासपोर्ट का इस्तेमाल फिलिस्तीन के लोग इजराइल के अंदर घुसने के लिए करेंगे। इजरायली मीडिया के मुताबिक भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स ने पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया। बंधक बनाए गए सभी 10 भारतीय नागरिक कंस्ट्रक्शन वर्कर के जो वर्क के कार्य के लिए इजराइल पहुंचे थे। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि ये भारतीय किस लोकेशन पर काम करने के लिए आए थे। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने बचाए गए सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। इजरायली फोर्स ने पासपोर्ट के गलत इस्तेमाल की पहचान भी कर ली है। पासपोर्ट अब असली मालिक को लौटा दिए गए हैं। फिलिस्तीनियों ने भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल करके आसानी से इजराइल के कुछ चेक पॉइंट्स पार कर लिए थे, ये भी सामने आ रहा है। हालांकि एक चेक पॉइंट पर इजरायली सेना के अफसरों को कुछ संदिग्धों पर शक हुआ और जहां शक होता है वहां पर आदमी फंसता है। जब उन्हें रोककर पड़ताल की गई तो इस फर्जी वाड़े का खुलासा हुआ, पर्दाफाश हुआ। फिलिस्तीनियों से पासपोर्ट जब्त कर इजरायली सेना ने भारतीय नागरिकों को फिर छुड़ा लिया। तो इजराइल ने हमारे 10 भारतीयों को वहां पर छुड़ाया जो 1 महीने से फिलिस्तीनियों ने जिनको बंधक बनाकर रखा हुआ था। तो चलिए, ये बड़ी खबर, जहां पर इजराइल का धन्यवाद कि भाई भारतीयों को उन्होंने वहां पर भी बचाया है और ये मुहिम जो है उनकी इजराइली डिफेंस फोर्सेस की, वो यहां पर रंग लाई। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का भी रुख करेंगे और विस्तार से समझाएंगे। लेकिन आपको यह भी बता दें कि आज रात को 8 बजे आपको जो देखना है हमारा कार्यक्रम उसके बारे में, लेकिन ये खबर भी पहले आपको मैं बता देता हूं, सीरिया वाली खबर। इस्लामिक कट्टरता के कारण विश्व में संकट गहराता जा रहा है। मध्य पूर्व से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक कई देश इस्लामिक चरमपंथी संगठनों के कारण अशांति और युद्ध की चपेट में हैं। हाल ही में सीरिया में जिस तरह से गृह युद्ध फिर से भड़का है, वो इस्लामिक चरमपंथ के कारण विश्व में उत्पन्न गंभीर संकट का ही एक उदाहरण है। सीरिया में गृह युद्ध के नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। एक ओर बशर अल असद समर्थक हैं तो दूसरी ओर हयात तहरीर अल शाम के इस्लामिक चरमपंथी इलाके। देखिए किस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जा रही हैं। एक घर, पूरे घर को ही जला दिया जाएगा गोली मार मार के। आप ये सोचिए, दूसरी ओर हयात तहरीर अल शाम के इस्लामिक चरमपंथी लड़ाके रमजान के तथाकथित पाक महीने में भी हिंसा की आग शांत नहीं हो रही है। सीरिया के लटाकिया शहर में गुरुवार देर रात असद समर्थकों और एचटीएस के लड़ाकों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। गोलीबारी हुई जिसमें 70 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। एचटीएस के आतंकियों ने घरों पर गोलियां बरसाई और आम नागरिकों को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के अनुसार असद समर्थकों की एक इमारत पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई जिसमें पूर्व असद शासन के जनरल इंटेलिजेंस के अधिकारी रह रहे थे। इन हमलों से सीरिया फिर से एक बार युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है। एक बार फिर से आपको वो युद्ध की फायरिंग की आवाज सुनाते हैं।